जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनारियो चल रहा है और रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार हमला कर रहा है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस से पहले हमारे को यहाँ समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स के अंदर कौन कहाँ खड़ा है और कौन किस तरीके से सब चीज़ों को हैंडल कर रहा है, सिनारियो को देख रहा है। यहाँ क्या अमेरिका की चाल में पुतिन फंस चुके हैं और वहां से निकलना पुतिन के लिए बहुत मुश्किल है और यहीं से ये पुतिन के पतन की शुरुआत है। मैं इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। इसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं, छोटी सी चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियोस जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके, और शेयर जरूर करें ताकि हमारे इस मैसेज को लोगों तक ज़्यादा पहुंचाया जा सके। दूसरा, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का बेस आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का बेस आपके पास नहीं होता। इसके लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का कंसेप्ट का क्लियर होना। एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक के अंदर जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, हम उन सब के बेसिक क्लासेस आपको प्रोवाइड करने कर रहे हैं। लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस बैच से जुड़िए। 500 रुपीज़ पर मंथ फीस है। 6ठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी के सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपको करवा दिए जाएंगे ताकि इसके बिहाफ पर आप और अच्छे लेवल की तैयारी कर सकें। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा कि इस समय पर क्या पुतिन जो है वो अमेरिका की चाल में फंस चुके हैं। देखो दोस्तों, असलियत में अगर आप इस पूरे मामले को, बैटल ग्राउंड को अगर सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या यूं आपको दिखाई दे रहा है कि ये लड़ाई असलियत में यूक्रेन के अंदर है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि असलियत में यूक्रेन सिर्फ और सिर्फ एक मोहरा है जिसमें पॉसिबली ये है कि बाइडन ने या अमेरिका ने बड़े गेम में छोटे देश की बलि चढ़ा दी है। बड़े देशों की लड़ाई में छोटे देश की यहां पर बलि चढ़ रही है। यहां एक बड़ा देश अमेरिका है और इस अमेरिका के बड़े देश के साथ यहां ये जो कंट्रीज हैं ये नाटो ग्रुप के अंदर यहां पर शामिल हैं। 30 देशों का ये जो समूह है ये नाटो है, समझे, जिसके अंदर अमेरिका एक लीडर की फॉर्म में है। बनाया ये असलियत में यूएसएसआर के अगेंस्ट गया था। यूएसएसआर किसी टाइम का सोवियत यूनियन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसएसआर का पतन हो गया और अब यहां पर रशिया जो है वो बड़ी फॉर्म में निकलकर दिखाई दे रहा है। अब रशिया जो है यूएसएसआर की एक अल्टरनेट की फॉर्म में उभरा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो कोल्ड वॉर का जो एरा था वो खत्म हो गया? तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो दुनिया को दिखाई देता है कि 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ तो उसी के साथ कोल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि कोल्ड वॉर असलियत में उस टाइम पर खत्म नहीं हुआ था। बस उस टाइम पर एक बड़ी पावर की जगह रिप्लेस होकर एक कंपैरेटिवली छोटा देश आकर एक ग्रुप की जगह एक देश रह गया। लेकिन देश भी अभी काफी ज्यादा बड़ा था, पावरफुल था, और सबसे बड़ी बात इसके पास रिसोर्सेज अभी भी इतने ज्यादा थे कि कुछ कहने की हद नहीं। ऐसे में आप अगर देखेंगे तो रशिया कभी भी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं बना। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी लगभग 10 साल 1991 से लेकर और अप्रॉक्सीमेट 2000 के बीच तक अगर आप देखें तो यूएसएसआर के बाद रशिया कमजोर जरूर था। लेकिन इस दौरान भी रशिया कभी भी अमेरिका की बैक सीट पर ना बैठकर अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाए रखने की कोशिश करता रहा। लेकिन अमेरिका भी शायद इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। और यही रीजन है अमेरिका ने उसके बाद भी, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी अगर आप देखो तो वहां से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते रहने की पूरी कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद भी अमेरिका के अंदर रेडिकल फोर्सेस को रशिया
के बाद हमेशा यूएस या अमेरिका का सपोर्ट रहा। ईरान के अगेंस्ट भी किसी भी तरीके की राइवलरी या दुश्मनी कम नहीं हुई। इराक को देखेंगे तो सद्दाम हुसैन को पहले गल्फ वॉर में हराया, लेकिन उसके बाद भी जब अमेरिका का पेट नहीं भरा तो सद्दाम हुसैन के खिलाफ हमला करके वो बायो वेपन्स के नाम पर पूरे इराक को तबाह और बर्बाद कर दिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। इसी तरीके से बराक ओबामा जब आते हैं तो उन्होंने वही वॉर सीरिया के अगेंस्ट लड़ना शुरू किया और रशिया के सपोर्ट वाली रजीम यहां सीरिया से उखाड़ फेंकी। इसी तरीके से लीबिया से भी रशिया के सपोर्ट वाले जो गद्दाफी थे उनको उखाड़ फेंका, और इजिप्ट से रशिया के सपोर्ट वाले जो होस्नी मुबारक थे उनकी रजीम को उखाड़ फेंका। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो सूडान के अगेंस्ट भी बिल क्लिंटन 1991 में बम्बार्डमेंट कर चुके हैं, और यहां अगर आप देखेंगे तो सोमालिया को भी अमेरिका पूरे तरीके से बर्बाद कर चुका है। यानी जितने भी बड़े और इंपॉर्टेंट देश थे, जितने भी बड़े और इंपॉर्टेंट देश थे, वो सारे के सारे जो उस समय पर किसी टाइम पर रशिया के सपोर्टर्स रहे थे, उन सभी के अगेंस्ट अभी भी लड़ाई जारी थी। जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और धीरे धीरे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए, वो तो बच गए। जिन्होंने अमेरिका के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया और कहीं ना कहीं रशिया भले ही छोटा रह गया, कमजोर रह गया, लेकिन रशिया के अगेंस्ट अपनी अभी भी डोमिनेंस बनाए रखने की पूरी कोशिश किए रखी। उन देशों के अगेंस्ट अभी भी अमेरिका का जो हंटर था वो लगातार चलता रहा। अब सोचकर देखिए अमेरिका की स्ट्रेटेजी को यहां पर कि 2000 से लेकर सन 2000 से लेकर और 2000 अप्रॉक्सीमेट 14-15 तक के आसपास, यहां तक कि 2008 से ही कलेश होना शुरू हो चुका था। 2000 से लेकर अगर आप देखेंगे तो असलियत में मेडिटेरेनियन सी के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी, उन सब में अमेरिका ने रशिया को कमजोर किया, खदेड़ा और वहां पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू किया। लीबिया पुतिन के हाथ से निकल चुका है, सूडान पुतिन के हाथ से निकल चुका था, इजिप्ट निकल चुका है, सोमालिया निकल चुका है, इराक और सीरिया की प्रेजेंस को छोड़ दिया जाए तो इस समय पर रशिया मिडल ईस्ट में और नॉर्थ अफ्रीका में कहीं पर भी आपको मजबूती के साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। वहीं जिस तरीके से तालिबान आया है और जिस तरीके से अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत करके अफगानिस्तान को खाली करके भागा है, वहां पर भी आपको साफ नजर आएगा कि यहां से भी रशिया को खदेड़ दिया गया है या कमजोर कर दिया गया है। और ईरान को जो एक समय पर रशिया का बहुत मजबूत दोस्त के रूप में उभर कर दिखाई दे रहा था, उसको न्यूक्लियर डील का लालच देकर कहीं ना कहीं यहां से भी रशिया के इन्फ्लुएंस को कम करने की तैयारी कर ली गई। 2014 आते आते एकदम से देखा गया, जब यहां पर यह सारा मामला चल रहा था तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे नाटो जो है वो और ज्यादा मजबूत हो रहा था। शुरू में जो नाटो के सिर्फ और सिर्फ 10 देश थे, अब उन नाटो के देशों की संख्या 10 से बढ़कर लगभग 30 हो चुकी है। और अमेरिका ने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के टाइम पर जो वादा किया था कि हम यूएसएसआर के देशों को अपने साथ नहीं मिलाएंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे रशिया के इन्फ्लुएंस को या रशिया को किसी भी तरीके की कोई कमजोरी का सामना करना पड़े या समस्या का सामना करना पड़े, उन सारे वादों को साइडलाइन करते हुए यहां पर लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया इनको मिलाया, पोलैंड को मिलाया, बेलारूस पे खूब डोरे डाले, चेकोस्लोवाकिया से लेकर, हंगरी से लेकर, रोमानिया से लेकर, ये जितने भी देश आपको नजर आ रहे हैं, इन सब जो किसी टाइम पर रशियन इन्फ्लुएंस में होते थे, उन सब को अपने कंट्रोल में मिला लिया। यहां जब यूक्रेन पहुंचे और बेलारूस पहुंचे और जॉर्जिया पहुंचे तो यहां पर पुतिन जिस तरीके से उभर कर सामने आए
और उन्होंने यहां कहा कि भैया हम तुम्हारे लिए एक रेड लाइन लगा रहे हैं कि यहां से आगे बढ़े तो अच्छा नहीं होगा। और हम इसी स्टोरी को यहां पर देख रहे हैं। हम यहां इसी स्टोरी को देख रहे हैं कि असलियत में पुतिन यहां लड़ रहे हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं आपसे बिगर पिक्चर डिस्कस करने की कोशिश करूं कि यहां एक बड़ी पिक्चर भी है, एक बिगर पिक्चर भी है, तो असलियत में ये आप इसे एक बैटल ग्राउंड का वेस्टर्न फ्रंट मान सकते हो। यानी ये पूरे का पूरा वेस्टर्न फ्रंट डेवलप हो चुका है। लेकिन इसी वेस्टर्न फ्रंट, इसी वॉर का ईस्टर्न फ्रंट भी है। असलियत में इस मामले को समझिए, ईस्टर्न फ्रंट यहां पर है। अब इसे अगर मोटे तौर पर समझेंगे तो किस तरीके से पुतिन को फंसाया है, मैं इसी चीज पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। समझिए मामला यहां पर क्या है, आप खुद सोच कर देखिएगा। एक तरफ यहां पर अमेरिका खड़ा हुआ है, एक तरफ यहां पर अमेरिका खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका का यहां पर एक रशिया खड़ा हुआ है, और यहां पर एक नया पावर चाइना जो है वो भी उठ खड़ा हुआ है। यहां अगर आप देखेंगे तो रशिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन अभी भी ये एक मिलिट्री सुपर पावर है। यहां पर ये एक मिलिट्री सुपर पावर है। वहीं अगर चाइना को देखा जाए तो इकोनॉमिक सुपर पावर तो चाइना है ही, और यहां पर तो अमेरिका से ये आगे निकल चुका है। लेकिन अगर आप चाइना को देखेंगे तो आज के दिन चाइना जो है वो मिलिट्री सुपर पावर भी बन चुका है, और स्पेस टेक्नोलॉजी से लेकर दूसरी टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से कहीं आगे निकल चुका है। वहीं अमेरिका इन दोनों से एक साथ नहीं निपट पाएगा। कभी भी समझ लीजिएगा, अगर पुराने टाइम में भी या कोल्ड वॉर पीरियड में भी अगर अमेरिका और रशिया 1-on-1 लड़ते तो सीधी सी बात यह थी कि हमेशा यूएसएसआर भारी पड़ता। लेकिन अमेरिका की स्ट्रेंथ केवल अमेरिका ना होकर उसके अलाइज हैं, उसके दोस्त हैं। अमेरिका कभी भी कोई भी लड़ाई ना तो अपनी मुख्य भूमि पर लड़ता है, और ना ही अमेरिका कभी भी कोई लड़ाई अपने खुद लड़ता है। वो असलियत में अपने अलाइज को या अलाइड फोर्सेस को अपने साथ मिलाकर वो लड़ाई लड़ता है। जैसे अगर आप यूरोप के अंदर देखोगे तो यूरोप के अंदर अमेरिका ने नाटो फोर्सेस डेवलप कर रखी हैं। वहीं एशिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सीएटो से लेकर बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन ईस्ट एशिया के अंदर वहीं अगर आप देखोगे, ईस्ट एशिया में देखोगे तो जापान से अमेरिका ने अलग कांटेक्ट कर रखा है या अलग उसको वादा कर रखा है, और साउथ कोरिया से अलग वादा कर रखा है। अब ऐसी सिचुएशन में वहीं ताइवान से कोई एक अलग कॉन्ट्रैक्ट है, उसके ऊपर देखेंगे, लेकिन फिलीपींस से अलग कॉन्ट्रैक्ट है। शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि अमेरिका की शुरू से एक चाल रही है कि वो कभी भी किसी भी वॉर को खुद ना लड़के उस वॉर की जो प्रेशर है उसे अपने दोस्तों के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, और सब मिलजुल कर लड़ते हैं तो ज्यादा डोमिनेट दिखाई देते हैं। वही चीज इस समय पर यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं इसे मैप में दिखाऊं तो मैप में आपको यहां कहानी अलग नजर आएगी। असलियत में पूरी की पूरी मामला यह है कि यहां ये चाइना है, और यदि आप चाइना को देखो तो आज के दिन अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मनी कहो या अमेरिकन डोमिनेंस को सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई पोज कर रहा है तो वो चाइना कर रहा है।
देखो, यूएसएसआर कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं बन पाया था। वो एक पॉलिटिकल सुपर पावर था और मिलिट्री सुपर पावर था। अगर आप यूएसएसआर को देखोगे तो वो कभी भी इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं था। लेकिन अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। और जब जेब में नोट होता है ना, तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को लंबे समय तक ताकतवर तरीके से लड़ सकते हैं। अब यहां अमेरिका हमेशा से इंडो पैसिफिक रीजन में अपना एक डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है। और जैसे मैंने कहा, अमेरिका कभी भी अकेला नहीं चलता, वो अपने सारे दोस्तों को अपने साथ लेकर चलता है। तो यहां अमेरिका ने अपने दोस्त बना रखे हैं सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और इसी वजह से असलियत में इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका का डोमिनेंस है। जापान तो अपने जीडीपी का एक पर्टिकुलर परसेंटेज अमेरिका को इसलिए देता है ताकि अमेरिका उसकी रक्षा करने की गारंटी ले। साउथ कोरिया के भी अमेरिका से इसी तरीके के कोई ना कोई संबंध, काफी कुछ संबंध हैं, समझे। तो यहां अगर आप देखते हैं तो जिस दिन जो ये पूरा का पूरा पार्ट यहां पर देखा जाएगा, तो यहां असलियत में सारा और सबसे मेन और बड़ा चैलेंज है चाइना। सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना। अगर चाइना सबसे बड़ा चैलेंज है तो यहां पर रशिया जो है वो क्या करेगा। अब रशिया को दिखाई दे रहा है कि अमेरिका इस इलाके में रशिया को घेर चुका है और अब वो अंदर आके जॉर्जिया, रोमानिया या इस बेल्ट से ब्लैक सी के अंदर भी अमेरिका को, रशिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम जो अमेरिका के साथ रिलेशंस में साफ नजर आई, वो ये थी कि रिलक्टेंस ऑफ नाटो कंट्रीज। ये जो नाटो देश थे ना दोस्तों, ये नाटो देश कहीं ना कहीं चाइना को क्रिटिसाइज करने के लिए या चाइना का अपमान करने के लिए, या चाइना को, मतलब अपमान मीन्स चाइना का विरोध करने के लिए, अपोज करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए या उसकी आलोचना करते हुए बच रहे थे। और एक बिल्कुल सिंपल सी फिलॉसफी यहां पर सामने आई कि बहुत, आप भी अगर आप उसे देखेंगे तो सोचेंगे कि उसमें गलत क्या है। वो ये कि नाटो देश यहां पर कह रहे हैं, नाटो कंट्रीज यहां कह रहे हैं कि भैया हमारी चाइना से क्या दुश्मनी है। सबसे पहले अगर आप हमारी चाइना से दूरी देखोगे तो साफ पता लग जाएगा कि कम से कम 6000 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। अगर कोई दो देशों के बीच में 10 से 15,000 किलोमीटर के बीच की दूरी है, और सबसे बड़ी बात है डिस्टेंस तो हद से ज्यादा है ही है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक कपलिंग हो चुकी है। और इकोनॉमिक कपलिंग का मतलब यह है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो चाइना की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुकी है। चाइना क्योंकि पैसा है और इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है, तो पूरी ताकत के साथ वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज कह रही हैं कि अमेरिका की लड़ाई अमेरिका निपटे, एशिया की लड़ाई एशिया के देश निपटे, हमारा इस लड़ाई में, हमारे इस काम में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों आए, हमें क्यों घसीटा जाए, या हम बेफालतू के अंदर इस लड़ाई में क्यों कूदे। एक पार्ट ये। दूसरा पार्ट ये कि रशिया अगर यहां से फ्री है तो रशिया अपने इस बॉर्डर के साथ यहां खड़ा होगा, अपनी आर्मीज को यहां भेजेगा और चाइना और रशिया मिलकर अमेरिका को पैसिफिक ओशियन में दबाने की कोशिश करेंगे। अब रशियन फोर्सेस भी यहां हैं, चाइनीज फोर्सेस भी यहां हैं, तो कहीं ना कहीं रशिया और चाइना मिलकर अमेरिका के ऊपर डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ रशिया और चाइना डोमिनेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज जो हैं, जो अमेरिका के सबसे ज्यादा
ताकतवर दोस्तों में से एक हैं, वो कह रहे हैं हम इस लड़ाई में क्यों आए। तो ऐसे में अगर आप ये कहें कि भाई ये तो असलियत में पुतिन ने यूक्रेन की बलि दे दी चाइना से निपटने के लिए, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। यहां असलियत में आप खुद सोच कर देखो दोस्तों कि यहां इस मामले में अगर आप देखते हैं तो यहां लड़ाई में इन नाटो कंट्रीज को अपने साथ लाने के लिए, इन नाटो कंट्रीज को अपने साथ लाने के लिए कहीं ना कहीं कोई इशू ऐसा होना चाहिए जो कम से कम इस लड़ाई में अमेरिका के काम आए और ये लोग उस लड़ाई में हिस्सा लें। तो इस यूक्रेन इशू को जला दिया। पहले तो बेलारूस वर्सेस पोलैंड किया, यानी खतरा दिखाया, और उसके बाद जानबूझकर रशिया को यहां चिढ़ाया गया कि हम यूक्रेन को नाटो में मिला रहे हैं। सोचकर देखिए, अगर अमेरिका चाहे तो इस लड़ाई को 2 मिनट में वहीं बंद कर सकता है, ये कह के कि हम रशिया की सिक्योरिटी का सम्मान करते हैं और ये वादा करते हैं कि बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया किसी भी सूरत में नाटो के मेंबर नहीं होंगे और ये एक बफर स्टेट की फॉर्म में होंगे। ये एक बिचौलिया राज्य बफर स्टेट की फॉर्म में होंगे और दोनों के दोनों बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, मतलब एक बहुत तरीके से रहेंगे। हम प्यार से रहेंगे, रशिया का सम्मान करते हैं। अमेरिका ये बिल्कुल नहीं कह रहा और पुतिन इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे इन देशों को शामिल करने का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि तुम्हारी मिसाइलें मेरी टेरिटरीज से महज 2 से 3 मिनट की दूरी पर होंगी। जितनी देर में मैं ये मामला तैयार करने की कोशिश करूंगा, जब मैं अपनी मिसाइल को तैयार करूंगा, तब तक तो आप मेरे को बर्बाद कर दोगे। आपको इस बफर जोन को छोड़ना पड़ेगा और यहां से दूर हटना पड़ेगा, वरना अच्छा नहीं होगा। लड़ाई ये है। अब सोचकर देखिए, एक तरफ तो पुतिन ने, और यहां पुतिन भी कम नहीं है, पुतिन ने ऑयल और गैस के नाम पर 40% मार्केट यूरोप की कब्जा रखी है। अगर वो अपनी गैस की वो जो टैप है, टूटी जो है, वो बंद कर दे तो नाटो कंट्रीज घुटनों के बल आ जाएं। अमेरिका यहां पर इस डायमेंशन को भी देख रहा है कि अगर इन नाटो कंट्रीज को यूरोप के या रशिया के इन्फ्लुएंस से निकालना है तो ऑयल और गैस नाम पे, ऑयल और गैस के नाम पर नाटो एक बड़ी मार्केट भी है। अमेरिका उस ऑयल और गैस को कंसिस्टेंटली सप्लाई करने की कोशिश कर सकता है और अमेरिका अगर ऐसा करने में कामयाब हुआ, अगर अमेरिका ऐसा करने में कामयाब हुआ तो आने वाले समय में अमेरिका को यहां बहुत फायदा होने वाला है इस बड़ी मार्केट की वजह से। यह चीज यहां निकल कर आ रही है और सोच कर देखिए, यहां रशिया जो है वो फंस गया। होना यह चाहिए था रशिया अपने दिमाग से काम लेता और इसको प्रॉक्सी वॉर या डिप्लोमेसी की फॉर्म में जब तक लड़ता रहता तब तक ठीक था। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि रशिया ने क्रीमिया और जॉर्जिया के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके कहीं ना कहीं ये चीज साफ दिखा दी कि भाई असलियत में आप लोग रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं और अगर आपने रेड लाइन क्रॉस करी तो नतीजे बुरे होंगे। लेकिन यहां पर अगर आप अमेरिका को देखें तो वो इन नतीजों से डर नहीं रहा। अमेरिका इन नतीजों से बिल्कुल नहीं डर रहा, बल्कि अमेरिका तो उसको बार बार भड़का रहा है ताकि किसी भी तरीके से रशिया और नाटो फोर्सेस आमने सामने आ जाएं। वहीं आप देखेंगे कि यही एक कारण है कि पोलैंड के अंदर सायरन्स बजना शुरू हो चुके हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया लिथुआनिया जो हैं, इनके अंदर सायरन्स बजने शुरू हो चुके हैं। रोमानिया के अंदर सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। टर्की, ग्रीस से लेकर पूरे का पूरा यूरोपियन यूनियन हाई अलर्ट पर है। दे आर ऑन देयर टोज कि कब, कहां, कैसे कोई सी भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब यहां पर एक तरफ नाटो कंट्रीज भी रशिया से लड़ने के लिए मजबूरी में सही तैयार हो चुके हैं, तो कम से कम रशिया अब इस फ्रंट के ऊपर आएगा नहीं और अमेरिका, इंडिया,
क्योंकि क्वाड इसीलिए बना रखा है, हालांकि इसकी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं क्वाड का सदस्य है और ताइवान को बचाना इंडिया के खुद के इंटरेस्ट में है, सेमीकंडक्टर से लेकर दूसरे मामलों में। और चाइना को किसी भी तरीके से रोकना, डोमिनेट करने से रोकना, क्योंकि यहां चाइना अगर डोमिनेट हुआ करेगा तो सीधा असर जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तक पड़ेगा। अगर यहां फर्क पड़ा, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। अगर ये डोमिनो इफेक्ट पड़ा तो इसी डोमिनो इफेक्ट की वजह से इससे इंडिया भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि सीधी सी बात है, लेह लद्दाख में तो हम आमने सामने खड़े ही हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका से लेकर इस पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना का दबदबा होता हुआ दिखाई देगा, जो कि इंडिया की एग्जिस्टेंस के लिए या इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पार्ट होगा। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखें तो यहां पर अमेरिका ने रशिया को फंसा दिया, यहां आके फंसा दिया। क्या कि असलियत में पुतिन के साथ जानबूझकर एक ऐसी लड़ाई शुरू की गई जो कि पुतिन के लिए जी का जंजाल बन जाएगी। यूक्रेन की आर्मी को हराते हुए मुझे नहीं लगता कि पुतिन को ज्यादा समस्या हुई थी, लेकिन यूक्रेन की आर्मी और यूक्रेन के उस कमजोर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी जितने मजबूती के साथ रशिया को अपोज किया, कहीं ना कहीं रशिया पे अब एक प्रेशर बढ़ा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें यहां से अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल करना है और इन्हें दूर हटाना है। लेकिन असलियत में इस वॉर के नेचर को बदल कर रख दिया। वॉर का जो नेचर है, अमेरिका ने वार का वो नेचर ही बदल के रख दिया। यहां पर इन्हें हथियार, गोला बारूद और दूसरी चीजें सप्लाई करी, बिल्कुल वही काम किया जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया। हथियार, गोला बारूद ही सप्लाई किया और जाके सोवियत यूनियन से लड़ो। और यूक्रेन को भी सीधे बचाने की जगह सिर्फ और सिर्फ हथियार और गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां के आम नागरिकों को कह रहे हैं कि अब जितना अपनी आजादी के लिए पुतिन से लड़ सकते हो उतना लड़ो। अपनी आजादी के लिए पुतिन से लड़ने के चक्कर के अंदर कहीं ना कहीं अब यहां पर गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाएगा। और इस गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब सीधा सीधा, या गुरिल्ला वॉर शुरू हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, गोरिल्ला वॉर का सीधा सीधा मतलब यहां पर यह होगा कि कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई मतलब यूं नहीं, दिन और हफ्तों नहीं, महीनों, सालों तक चलेगी और रशिया या पुतिन यहां से निकल ही नहीं पाएंगे। और जितना ज्यादा यहां लड़ेगा पुतिन, जितना ज्यादा यहां लड़ेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेगा और उतना ज्यादा रशिया के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी। और जितना ज्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा पुतिन का जो विरोध है, पुतिन का जो अपोज है वो बढ़ेगा। और कमजोर पुतिन कभी भी चाइना का साथ नहीं दे पाएंगे। और चाइना यहां पर पुतिन की हालत देख के पहले ही घबराएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान के मामले में भी अमेरिका यहां मजबूती से आकर खड़ा हो जाए और ताइवान को बचाने के चक्कर के अंदर अपने दोस्तों की संख्या यहां बढ़ाए। भाई सीधी सी बात यह है, जो काम पुतिन यूक्रेन में कर रहे हैं उससे यहां एक फियर फैक्टर डेवलप हुआ, पुतिन तो फंसे हुए हैं। वही काम चाइना जो है हांगकांग में कर चुका है और ताइवान के साथ करने की तैयारी कर रहा है। अब जब ताइवान के साथ ये काम करने की तैयारी हो रही है, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के अंदर, यहां तक कि इंडिया के अंदर भी एक फियर फैक्टर बढ़ेगा और अमेरिका के कस्टमर्स यहां पर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। रशिया के ऊपर तो आपने बैन लगा दिया और रशिया प्रूव हो रहा है कि चाइना का दोस्त है, यानी रशिया के साथ खड़े होना का सीधा सीधा मतलब ये है कि चाइना को मजबूत करके दिखाना। और अगर चाइना को मजबूत करके आप दिखाना शुरू कर देते हैं, समझे, तो इसका मतलब ये है कि ये देश जो हैं ये रशिया के साथ नहीं जाएंगे और सीधा सीधा मतलब है कि ये अपनी वेपन रिक्वायरमेंट्स के लिए या तो नाटो नेशंस के पास जाएंगे या इंडिया या इंडोनेशिया, इंडिया या इजराइल ऐसे देशों के पास जाएंगे जो अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
और सबसे ज्यादा बड़ा हथियारों की जो मार्केट है वो अमेरिका को नजर आएगी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर सबसे बड़ी हथियारों की मार्केट अमेरिका को मिलेगी तो अमेरिका ने बिना लड़े पुतिन को फंसा दिया और पूरी दुनिया की एक बड़ी मार्केट पर दोबारा से कब्जा कर लिया सिर्फ डर दिखाकर। अब ये आगे सारा जो खेल है वो कहां कौन सी करवट लेता है वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के लिए इस लड़ाई में जिस तरीके से यूक्रेन की ये लड़ाई जो फेस टू फेस वॉर थी अब वो गुरिल्ला वॉर में कन्वर्ट हो रही है और अमेरिका एग्जैक्टली वही चाल चल रहा है जो अमेरिका ने 1979 में अफगानिस्तान के अंदर चली थी और सोवियत यूनियन को फंसा के खड़ा कर दिया था वहां पर। वही चाल अब आप सुनने में आ रहा है कि अलग अलग जो वॉर ग्रुप्स हैं वो यूक्रेन में जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, यानी यूक्रेन को अब एक बैटल ग्राउंड बना दिया और जैसे ही यूक्रेन एक बैटल ग्राउंड बनेगा पूरी सिचुएशंस जो है वो एंटी होती चली जाएंगी। अब वहां आगे कहां तक जाएगा वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।